ओके यार, सो लेट्स स्टार्ट फीडबैक। चलो अब ये रूट लोकस का जो कॉन्सेप्ट है हम इस चीज से एक प्रॉब्लम से देखते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, शायद आपके एग्जाम में आए, क्या पता। जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू के एस एस प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस 20 बोल रहा है, इसका रूट लोकस बना दो। ठीक है, पहले तो अगर आपने मालूम नहीं रूट लोकस है क्या, पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो एग्जाम्स में आया है, फेब में आया है, 2004 में आया है, मार्च में भी आया है, 2001 में रिपीटेडली आ रहा है, जैन में आ रहा है 2007 में, जैसे मोहब्बत ही हो गई थी इससे। चलो आप देखिए, सबसे पहले जब रूट लोकस निकालना है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसके पोल्स, इसके आप निकालो पोल से, इसके रूट्स निकालो। पहला तो सीधे निकल गया, एस इज इक्वल टू जीरो। दूसरा वाला एस इज इक्वल टू -4। तीसरा वाला वो आपका फेवरेट फार्मूला 10th का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है जी, यहाँ पर जो ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, a b है ना, और जो c की वैल्यू है वो 20 है, c की वैल्यू 20, तो उसमें डाल सकते हो आप। माइनस बी में -4 प्लस माइनस 16 -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू 20 डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये तो आ गया -2 पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू आ गया आपका माइनस, ये 16 माइनस 80, 16 माइनस 80 हो गया -64, राइट। तो -64 अंडर रूट ऑफ -64 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस -64 का आ गया -8 प्लस -8 आ गया डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स पोल। -2 प्लस माइनस J4 आप लिख सकते हैं इसको। तो आपका जो ये रूट 1 है, रूट 2 है, तो तीसरा रूट है S3 इजिकल टू -2 प्लस J4, और चौथा रूट आपका बन गया S4 इजिकल टू -2 माइनस J4। सबसे पहले तो आप एस प्लेन बना लीजिए, और एस प्लेन में आपको रूट लोकस बनाना है। तो यहाँ से आपने एस प्लेन को ड्रॉ करना शुरू किया, पता नहीं हैंग हो गया था थोड़ा सा, तो आपने एस प्लेन को बताया यहाँ पर ऐसे, यहाँ से लाया यहाँ पर, इधर पे आप ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो आपको इसको रूट्स बनाने हैं। जो पोल्स हैं, पोल्स को हम रूट लोकस में ऐसे क्रॉस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं, अगर जीरो की कोई वैल्यू होती तो जीरो को ऐसे करते, कोई भी वैल्यू नहीं है जीरो की। अब तो सबसे पहले पोल्स आ गए, आपको सबसे पहला जो पोल है आपका ऑरिजिन पे, तो एक पोल आपका ऑरिजिन पे ऐसे जीरो पे आ गया, तो दूसरा पोल आपका यहाँ पर -2 पे, -2 पे जो पोल है ये यहाँ पर भी है, प्लस J4 भी है, -2 तो है ही है, प्लस J4 भी और -J4 भी है। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे, हाँ, तो ये तीन पोल हो गए ना, एक जीरो पे, और ये कॉम्प्लेक्स पोल के दो पोल, और एक पोल है -4 पे। ठीक है, ये आप पहले बना देना है। जैसे ही आपने बनाना है, और एक और चीज है, जो रूट लोकस है वो स्टार्ट होता है पोल्स पे और टर्मिनेट होता है जीरो पे। इन नॉर्मली नॉर्मली रूट लोकस starts at poles and terminates at zeros। ठीक है, ये बात है, terminates at zeros। तो पोल पे स्टार्ट हुआ और टर्मिनेट हो गया जीरो पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो ही नहीं है कोई, तो व्हेन नो फाइनाइट जीरो इज नो फाइनाइट zero is available, then root locus terminates at, then root locus terminates at infinity, terminates at infinity। अगर नो फाइनाइट जीरो अवेलेबल है तो रूट लोकस टर्मिनेट होगा इंफिनिटी पे। ये है जी भाई। अब इसमें देखो इनिशियल डेटा देखो, इनिशियल डेटा से हमको पता चल रहा है जीरो कोई नहीं है। पोल्स कितने हैं, पोल्स होते हैं रूट्स, कितने पोल्स है 4। तो सबसे पहली पॉइंट, तो सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पर आपने लगा दिया। और एक और चीज है आपको, अब
कौन सा पॉइंट रूट लोकस पे, इस पे रूल नंबर 1 लगता है। इसमें सबसे पहले आपको रूल नंबर रूल नंबर 1 में आपने पहले इसको प्लॉट कर देना है इस पे, ठीक है। आपको चेक करना है पोल्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी एन, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस पे निकलेंगी पी माइनस जेड निकलेंगी। और इससे आपको जो दूसरा रूल है कि इसमें से कौन सा पाथ रूट लोकस पे है, उसके लिए आपको एक चीज है कि a point on the real axis lies on the root locus, uh, a point on the real axis lies on root locus, कब lie करता है, lies on root locus when sum of pole and zero, when sum of poles and zeros to the right of that point, to the right of a test point is odd, and कॉम्प्लेक्स जो पोल है आपके, कॉम्प्लेक्स पोल्स आर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स जो पोल्स है आपके आर नॉट काउंटेड फॉर दिस एडिशन, नॉट काउंटेड, ओके। कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं करते हम काउंट, ओनली सिंपल पोल हम करेंगे काउंट। तो यहाँ पर they go to the right of the complex pole, how many simple poles are there, one simple pole is there, so this is an odd. So this section between -2 and 0, I will say this is root locus. Now I will check this -4 point. To the right of this point, you see there is 1 and 2, but this is a complex pole, it will not be counted. Hence, there is only 1. So this is also root locus. So this entire thing is the root locus. First thing we understood, this entire thing is the root locus. So once we calculate this part that the entire thing is the root locus, then comes the rule, then comes the other rule. So I'll rub this here. Okay, we must have taken this down. So actually I can move with another slide, but what I want is that for the time being, yeah, I want to show here itself. So yeah, whiteboard, there, whiteboard, where are we, whiteboard, red color, back in action. So this is one rule, okay. So you have to see whether it is odd or not. After that comes the rule of centroid, okay. Actually it is centroid, you will write the centroid. Centroid is the point where the root locus, where how we calculate real part of poles minus real part of zeros divided by p minus z, divided by the, in some books it could be written as number of branches, which is nothing but p minus z. Usually poles are always greater than 0, okay. In any of the problems poles will be greater than 0. So here you see the starting point was s1 0, s2 minus 4 3, s3 was this, and s4 was minus 2 plus, which is plus, so here it was minus j4. And the terminating points here of these poles would be equal to, because there is no 0, hence the terminating points would be infinity, 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 infinity. आई बात समझ में, मैं और बस मैं हूँ हीरो और कोई नहीं, ठीक है। Sectional of the real axis. So now after, once you have done this, once you are done with this part, so you go for a centroid. So in order to calculate the centroid, you have these values over here. So what are the real part? So the first part is 0, second part is -4, third part here is -2, and the real part of this third pole is also -2, right? And this would be divided by p minus z, which would be 4 again. So this whole term should become -2. This whole term is becoming -2. So I see my centroid is this point. So this point is my centroid also. Now there is a concept called as angle of asymptotes. So this angle of asymptotes, like if this was the rule 2, this is the centroid, the rule 3, the rule 4 would be angle of. Normally in the books they will write angle of asymptote first, but I prefer, I should know the point from where it will start. It is your choice whether you draw centroid first or angle of asymptote. I don't care. Okay. Angle of asymptotes would be equal to, by that formula, 2q plus 1. Okay. This is the formula for that. 180 degree into p minus z. This would be the angle of asymptote.
p minus z. Now once you have drawn this, the q value I told you in the previous lecture also, it will start from 0, 1, 2, and it will terminate at p minus z minus 1. So first of all, let's see, p is equal to 4, z is equal to 0. So where it q would be equal to p, 4 minus 1 minus 0, so it will go up to 3. So the value of q is going up to 3. So that means for the first value of q, if you put 0 over here, so it will become 1 into 180 divided by 4, that is 45 degree. On similar grounds, if you put here the value of this as 1, so it will become 3 into 180 degree divided by 4. So this is 4 ones are 45 are, it becomes 135 degree. On similar grounds, your angle of asymptote for the third point would be equal to 225 degree when you put the value 2, and same thing theta 4, if you put the value you will get 315 degrees. So from here you can draw this angle of asymptote like this. Okay, so this first value is 45 degree. Okay, this is your theta 1. Let's draw from a different color here. We have so many colors. Pink is my favorite, my daughter's favorite color. I'll take that one. So here you have theta 1, 45, then this is your theta 2, that is your 135 degrees. Theta 2 is 135 degrees. Finally, you have here this angle here. Okay, this is your theta 3, that is 225 degrees. Then you have this whole circle, full circle up to here, that is theta 4, that is 315 degrees. So once you are done with this, now comes the concept of breakaway point. So if you look, if you have odd number of poles, if you have two adjacent poles adjacent to each other, now you have minus 4 and 0 which are adjacent to each other. In this calculation, remember, only simple poles are counted, complex poles are eliminated. So the existence of complex poles would not matter whether this is odd or even. Only simple poles are required. So here there are two simple poles adjacent to each other. Hence there is a breakaway point here. The root locus will break away. Break away would mean like this. It will move away. Break away. Okay. So this breakaway point calculation is very. This breakaway point is very calculation is very important. So it is breaking away. It is moving away like this. Okay, like this, or like this. Breakaway. So in order to calculate this breakaway point, we'll directly move. We have this particular term to calculate the breakaway point. So in order to calculate the breakaway point, we write the characteristic of how to calculate the breakaway point. Breakaway point, you need to write the characteristic equation again. So in that you write 1 plus g of s h of s is equal to 0. ठीक है, फिर से लिख दिया आपने, तो वो g of s h of s की वैल्यू है आपके पास 1 plus k s s plus 4 s square plus 4s plus 20 is equal to 0. अब इसमें इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको आएगा s पावर 4 8s क्यूब प्लस 36 s स्क्वायर प्लस 80s प्लस k इज इक्वल टू 0. k के टर्म्स में अगर लिखोगे आएगा माइनस s पावर 4 माइनस 8s क्यूब माइनस 36s स्क्वायर माइनस 80s. ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको डी के बाई डी एस करना पड़ता है और उसको इक्वेट करना पड़ता है 0 के. तो जब आपने ये किया तो ये यहाँ पर आ गया आपको, और एस क्यूब, ठीक है, प्लस क्योंकि माइनस की टर्म आप कॉमन लेके उस साइड में 0 के उस साइड में फेंक सकते हो. ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इतना मैथ आना चाहिए, ये नहीं दिखा रहा. 20 इज इक्वल टू 0. नाउ इसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालो, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी. ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा -2 और दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको -2, कॉम्प्लेक्स पॉइंट मिलेगा -2 माइनस जे 2.45. अगर ये जो ब्रेक अवे पॉइंट निकला आपका, इसको तो भाई आप, एक चीज तो है, ब्रेक अवे पॉइंट को अगर चेक करना है तो इसको आप एंगल कंडीशन से डाल सकते हो. एंगल कंडीशन से, एंगल कंडीशन यहाँ पर डाल दो. यहाँ पर एंगल का पहले ये 2 का एंगल माइनस 2 जहाँ पर पॉइंट है तो वहां पर एंगल बनेगा -2 प्लस j0. ठीक है, ये एंगल कंडीशन से आप देख सकते हो. तो आप यहाँ पर देखो कि एंगल कंडीशन ले लो या कोई टेस्ट कंडीशन ले लो, तो एट
एस इज इक्वल टू -3, आपकी जो ये के की वैल्यू आएगी 51 आएगी। अब इसका देखना है, जो ये ब्रेक अवे पॉइंट निकालोगे कैसे, इसको निकालने के लिए तो पहले आपको वैलिडिटी वगैरह ये वाला पॉइंट उतना एसेंशियल नहीं है, बट स्टिल सो उसके बाद जो जो असली पॉइंट है इसमें, वो पॉइंट है आपका ये वाला, कि जो आपका S4 + 8S³ वाली जो इक्वेशन निकली, +36 S² + 80S + K = 0 निकली, इसको आप एक राउ थ्योरम में टैबलेट करो। राउ थ्योरम आपने पढ़ा है क्लास में, इसमें आपको पहले इसमें आप ऑड टर्म्स लिखते हो राउ थ्योरम में, 1, 36 और K, ऑड टर्म्स लिखे आपने। और दूसरा है S³ S² S1 S0, उसके बाद आप इवन टर्म्स लिखो, 8 लिखो, 80 लिखो, 0 लिखो, उसके सॉरी 0 यहाँ पर आ गया है, 20। उसके बाद आपको ये टर्म निकालनी है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 × 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 से, और लास्ट में डिवाइड कर देंगे 8 से। तो क्या आएगा ऐसे, 8, कलर हमारा लाल ही अच्छा है, ठीक है, क्या आएगा आपका, 8 × 36 -8 × 80 डिवाइडेड बाई 8। तो जब आप ये डिवाइड बाई 8 करोगे, 8 × 36 -8 × 80, सॉरी 8 × 36 है ना, -8, सॉरी -1 × 80 है यार, 8 × 80 बोल रहा हूँ, तो ये 80 कॉमन ले लो यहाँ पर बाहर, तो यहाँ पर 35 आ गया, 35 आ गया, 35 आ गया, क्या आ गया, 8 × 36 है, ठीक है जी, 36 × 80 है, क्या 35 है, एक तो ये 26 का आया भाई, कैसे आ रहा है, 8 × 36, 8 × 36 माइनस, हाँ -80, क्या मैं पागल बना रहा हूँ, वो 80 है, 8 निकाल रहा हूँ बाहर, तो 8 अगर आप बाहर निकालोगे तो ये 36 -10 आएगा, तो ये आ गया 8 × 26, नीचे भी 8 है तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 26, ये 26 आएगी ये वैल्यू, ठीक है। और ऑन सिमिलर ग्राउंड्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, वो आप करोगे ऐसे, इस तरीके से, 8 × K माइनस -36 × 0, तो वो 8 के डिवाइड बाई 80 आएगा, तो वो आ जाएगा K की वैल्यू। उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप ऐसे ही निकालो, आगे आगे भी 26 को आगे जाके मल्टीप्लाई करो, वहां पर उसको माइनस करो 8 के से, देखो वो आएगा आपका 26 × 80, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 26 निकली, × 80 -8 × K डिवाइड बाई 26। ये जो पहला वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही वाला पॉइंट 0। यहाँ पर भी देखो, इसको इससे आप करोगे, इसको इससे करोगे, फिर बाद में इसी से डिवाइड करोगे, तो बचेगा क्या, के बचेगा, ये यहाँ S0 पे बचेगा, ये S1 आ गया इधर पे, ठीक है, ये आपका S2 आ गया इधर पे, S2 आ गया इधर पे, और ये ठीक है, S4 ठीक है, S3 ठीक है, ये S2 की टर्म में निकाल देता हूँ नीचे, ठीक है। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई, तो ये रो तरह से आप, अब आपको रो तरह का जो S1 का टर्म है रो तरह का, उसको इक्वेट कर देना है 0 से। S1 के टर्म में आपका आता है 2080 -8 के डिवाइड बाई 26 को आप इक्वेट करो 0 से, वहां से आपको के की वैल्यू निकल जाएगी, तो निकल जाएगी 2080 डिवाइड बाई 8, जो आपकी अराउंड 260 निकलेगी। उसके बाद जो उसकी जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, बहुत तरह में डाल दो उसको और इक्वेट करो, वो आता है आपका 26 S² + 260 प्लस के है, एक्चुअली वहां पर के की वैल्यू आपने निकाल दी, 26 S² + K, उसको इक्वेट करो 0 से, यहाँ पर आपको टर्म्स मिल जाएंगे S² के -10 इस टर्म्स में, तो S की जो वैल्यू आएगी +-J√10, तो ये आ गई आपकी +-J3.162। इसका मतलब जब ये इमेजिनरी एक्सिस को ये हिट करेगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हिट करेगा इसको, ऊपर +-J3.16 पे हिट करेगा, और नीचे जब हिट करेगा -J3.16 पे हिट करेगा ये, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस। उसके बाद एक फाइनल जो कॉन्सेप्ट है, ब्रेकअवे पॉइंट आपने निकाल दिया,
ठीक है, और आपने ये मतलब कहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस को काटेगा ये भी निकाल दिया आपने। और के की वैल्यू आपको पोल से मिल गई वहां पर, तो के की वैल्यू जो है पोल से आपकी, एक एक पोल आपका आता है कि, और देखो इसमें एक और चीज है, जो आपने ब्रेकअवे पॉइंट निकाले उसको आप एंगल कंडीशन से वेरीफाई करो। और एंगल कंडीशन में अगर वो 180 डिग्री में आ गया तो आप लिख सकते हो कि दे आर ऑल आर वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट्स एज ब्रेकअवे। जो एंगल कंडीशन से आप निकाल सकते हो कि भाई हाँ भाई ये 180 डिग्री है कि नहीं, तो इससे आपका ब्रेकअवे पॉइंट निकल सकता है एंगल कंडीशन से। वहां पर डालो, देखो 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रेकअवे पॉइंट पे एंगल कंडीशन डाल के देखना है। अब लास्ट में है स्टेप नंबर, फाइनल स्टेप है, वो है आपका एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर जो है आपका, उसमें आप देखिए, ये आपने एंगल बनाया, तो आपके जो पोल्स हैं वो यहाँ पर पोल है एक -2 पे, यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, तो ये एंगल ऑफ डिपार्चर कॉम्प्लेक्स पोल से देखा जाता है। सिंपल पोल तो आपका यहाँ -4 पे और 0 पे है। तो इस इस एंगल ऑफ डिपार्चर देखने के लिए आपको ये वाले जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर आपको एक थिन लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे इस पोल से, जिसको जिसको यहाँ पर आप टच करोगे। और ओ सॉरी यार, क्या हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत होती है, बार बार बोर्ड लाना पड़ता है, लाल कलर भी लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये आपने यहाँ से देख लिया, ये ऐसे करके आपने +J4 पे लाइन खींच दी, नीचे की लाइन भी यहाँ पर आपने -J4 पे खींच दी। अब इससे कौन कौन से एंगल बनेंगे, वो वाले एंगल हमको ब्रेकअवे पॉइंट के लिए, एक एंगल तो यहाँ से आप इस पॉइंट से ऐसे बन रहा है, दूसरा इस पॉइंट से, ये टेस्ट पॉइंट है आपका ऊपर वाला, दूसरा तो ये एकदम 90 डिग्री पे बन रहा है, तीसरा आपका देखो ये बन रहा ब्रेकअवे पॉइंट। तो आपको कौन कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाले, ये आपका 5P1 बन गया, ठीक है। ये आपका 5P2 तो दूर से ही दिख रहा 90 डिग्री है, 5P2 90 डिग्री। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर 5P3 बन गया, 5P3। तो अगर आपको 5P1 निकालना है, 5P1 वो है आपका 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ये क्या पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये वैल्यू क्या है 4, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। और जो बेस वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, क्योंकि आपको ये एंगल चाहिए, ये φθ1 क्या है, ये एंगल निकालने के लिए आप 180 डिग्री, आपको ये एंगल निकालना है, और उससे 5P1 निकलेगा। 5P1 बेसिकली 180 डिग्री माइनस एक्स है, तो ये एंगल एक्स निकालना है। तो एंगल एक्स में लिखता हूँ tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मेरी जो परपेंडिकुलर वैल्यू है 4 है, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 2 पे है, तो ये मैं 4/2 लिख सकता हूँ। तो मेरा जो एंगल, ये जो एक्स निकलेगा मेरा, निकलेगा tan 1/4/2, निकलेगा कि नहीं, tan 1/4/2। तो यहाँ पर मैं डाल दूँ ये tan 1/4/2, निकाल लूँ वैल्यू, तो ये मेरा निकलता है अराउंड, tan 1/4/2 निकलता है मेरा 180 डिग्री -63.43 डिग्री। तो ये पॉइंट मेरा +116.56 डिग्री पे निकलता है। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है 5P2, वो तो डायरेक्टली में दिख ही रहा है यार, 90 डिग्री पे निकालने की क्या जरूरत है, दिख रहा है ये 90 डिग्री। अब तीसरा पॉइंट है मेरा 5P3। अब वैसे ही जैसे मैंने ये 5P3 निकाला, वो वाला पॉइंट निकाला था, वैसे ही 5P3 भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, 5P3 सीधी सीधी दिख ही रहा है यार, ये तो है ही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर। इधर से इधर ये जो वैल्यू 2 है, ये 4 है, ये सीधे सीधे tan 1/4/2 निकल रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 1/4/2 आपने अभी देख लिया क्या वैल्यू है, +63.43 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिपार्चर है, अब इसका जो समेशन ऑफ एंगल, जितने भी पोल्स हैं उनका समेशन है, पहला वैल्यू आपका 116.56 डिग्री निकला, पहले का 5P1 निकला ये, प्लस उसके बाद आपका जो 5P2 की जो वैल्यू यहाँ पर थी वो 90 डिग्री थी, आपने सीधे सीधे देखा 90 डिग्री थी। उसके बाद जो आपका 5P3 था, आपने वहां पर उसकी वैल्यू देखी, वो 63.43 डिग्री थी। तो ये टोटल एंगल आपका 270 डिग्री निकला।
अब जो एंगल ऑफ डिपार्चर होता है वो होता है 180 डिग्री -5 और -5, और जो फाई जो होता है यहाँ पर बेसिकली होता है समेशन ऑफ 5p माइनस समेशन ऑफ 5z। जेड है ही नहीं कोई तो उससे एंगल ही नहीं बनेगा, और एंगल जेड से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ अराइवल, और जो जेड से जो पॉइंट्स बनते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट्स। वो भी आपको एक और एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा, जेड से जो पॉइंट्स बनते हैं उनको ब्रेक इन पॉइंट बोलते हैं। तो 5p -5z, तो 180 -270 डिग्री आपका सीधे निकला, तो ये आपका निकला -90 डिग्री। अब जरा हमने, और ये जो ब्रेकअवे पॉइंट -90 डिग्री है ये कहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स पोल पे है। -90 डिग्री कहाँ पर, एट 2 + J4। व्हाट अबाउट एट डाउन वाले पॉइंट पे जहां पर 2 - J4 है। नीचे वाले पॉइंट पे, अगर ऊपर वाले पॉइंट पे -90 डिग्री है तो नीचे वाले पॉइंट पे +90 डिग्री पे निकलेगा, ठीक है। अब आपको इसको रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले तो आपने जो भी आपको ने पुराने आपने रूट लोकस बनाए थे, ठीक है जी, तो सबसे पहले हम सारे चीजें इनको, जितनी भी स्लाइड्स हमने बनाई सबसे पहले हम इन सबको सेव कर देते हैं। तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए मैं मुहैया करूँगा, ठीक है। दूसरा भी हम सेव करते हैं। पहला, दूसरा क्या, दूसरे स्लाइड पे लिखा ही नहीं कोई, इसीलिए स्लाइड पे लिखा है सीधा। तो ये पीडीएफ फॉर्म में हो गया। चौथी स्लाइड में ये आपका सेव हो गया पीडीएफ फॉर्म में। पांचवी स्लाइड में ये आपका सेव हो गया पीडीएफ फॉर्म में। ऐश करो आप लोग, छठी स्लाइड में कोई लिखा ही नहीं है, काफी अभी। अच्छा तो यहीं पे था, ठीक है। तो आप काला बहुत हो गया, अब लाल से काम लिया जाए। तो सबसे पहले तो आप बना लो रूट लोकस। अब इसका फाइनल रूट लोकस कैसा बनेगा, फाइनल रूट लोकस। तो सबसे पहले तो हमको मालूम ही है कि भाई पोल्स हमारे कहाँ पर थे, -2। वो पहला पहला वाला जो पॉइंट हमने बनाया था वो है ही है। पहले तो हम इरेजर लेके इसको सीधे बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको सीधे बनाएंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। तो ये किया, एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। एक सेकंड, जो बन नहीं रही है एक्चुअली, मुश्किल। चलो कोई नहीं, थोड़ा अगर टेढ़ा भी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं है। ये आपने बनाई सीधी लाइन, थोड़ी टेढ़ी ही बन गई, और ये आपने एसप्लेन बना दिया। ये फाइनल रूट लोकस। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, इस ये आपने बनाया ये रूट लोकस। तो अब इसमें रूट लोकस में सबसे पहला पॉइंट था यहाँ पर 0, फिर इधर पे पॉइंट था, चलो इधर पे रख देते हैं इसको। ये हो गया, ये -2 वाला पॉइंट, ठीक है। -2, ये आपने ये +J4 वाला पॉइंट ले लिया, ये +J4 वाला, और ये -J4 वाला पॉइंट, और ये यहाँ पर -4 है ही है। तो आप बोलोगे रूट लोकस, काले से जो भी मैं लिख रहा हूँ वो रूट लोकस है। तो सबसे पहली बात तो ये है ही है रूट लोकस। हाँ, सबसे पहले तो हमने ये रूट लोकस निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, रूट लोकस हमने निकाल दिया, तो ये है। उसके बाद हमने थिन लाइन से एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, हमने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट यहाँ पर इसमें सेंट्रॉइड भी निकाला। सेंट्रॉइड भी यही पॉइंट है, सेंट लिख दिया मैंने। फिर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकाले, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। ये आपने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकाले थिन लाइन से। तो जहाँ पर आपने ये लिख दिया कोई थीटा 1 की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू आपकी आई थी 135 डिग्री, और यहाँ पर थीटा 3 की वैल्यू आई थी आपकी 225 डिग्री, और थीटा 4 की वैल्यू आई थी आपकी 350 डिग्री, ये आ गई। उसके बाद जब हमने ये निकाला तो हमने एक और चीज निकाली कि जो हमारा जो ब्रेक अवे पॉइंट है जहाँ से ब्रेक होगा दो हिस्सों में, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट हमारा यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है और ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक अवे पॉइंट की जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमारी आ रही थी लगभग, यहाँ पर आ रही थी हमारी ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू, वो दूसरे कलर से, ब्लैक कलर से हम बनाएंगे, रोड फोकस का पाथ है। वो हमारी आ रही थी यहाँ पर इस पॉइंट पे -2 + J
2.45 इस पॉइंट पे, और यहाँ पर भी है हमारा -2 प्लस J 2.45। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट है इसकी जो डायरेक्शन है, तो ये आपकी इंफिनिटी में जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक अवे पॉइंट आपका, अगर इस लाइन को आप, सबसे पहले तो आपको इस लाइन को बनाना पड़ेगा। ये जो लाइन है यहाँ पर -J4 मैंने नीचे दिखा दिया है, ये गलत है। -J4 तो आपका ऊपर होगा। ये जो पॉइंट है, ये वाला 4 वाला पॉइंट इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, ये गलत हो गया है यहाँ पर यार। ये ये रब कर देते हैं, ये रब कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, J4 वाले पॉइंट को, -2, और ये वाले पॉइंट को ना थोड़ा सा ऊपर लेंगे तब मजा आएगा। मजा क्या आएगा, गलत ही हो गया, मजा कोई नहीं आएगा, गलत बनाया वो। तो ये यहाँ पर +J4 यहाँ पर हो गया। चलो थोड़ा नीचे लेके -J4। अब ब्रेक अवे पॉइंट हमने देखा कुछ, यहाँ पर एक सेंट्रॉइड से हम ले लेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन सीधे ऊपर ऐसे, और ये ऐसे ले लिया हमने नीचे। ठीक है, तो हमको मालूम है भाई, ये ऐसे नीचे ले लिया, यहाँ तक जो ये ब्रेक अवे पॉइंट है, ऐसे 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 यहाँ तक हमने इसको आगे ऊपर किया, यहाँ पर ऐसे 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 दिया यहाँ तक। ठीक है, अब भाई ये एक पोल है यहाँ पर, ये एक पोल है यहाँ पर। इसमें हमने देखा कि भाई ये जो ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ पर जाके ब्रेक हो रहा है दो हिस्सों में। एक ऊपर के हिस्से में जा रहा है, एक नीचे के हिस्से में जा रहा है। और ये जो ब्रेकअवे पॉइंट हमारा मिल रहा है, वो मिल रहा है -2 प्लस J 2.45 से, जो एंगल कंडीशन से भी हमने वेरीफाई किया। और यहाँ पर -2, यहाँ तो -2, यहाँ -J हुआ, सॉरी -J, और यहाँ पर -2 प्लस J 2.45। उसके बाद इसी ब्रेक अवे पॉइंट से आपका इंटरसेक्शन होता है इमेजिनरी एक्सिस से। अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है ना, जो ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, जब ये निकलता है ना, ये इसके पैरेलल होता है, इसकी किसके, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के पैरेलल होता है। ये लाइन जो है, ये थोड़ा सा पैरेलल में बन नहीं रही है मुझसे, आई एम सॉरी, बट यूजुअली इट हैज टू बी ऑलमोस्ट parallel to this, and this is the interaction. So it will start from here and at infinity, and here also at infinity. So infinity इस scenario में there is no question of plus infinity or minus infinity. तो अगर इस तरफ जा रहा है तो प्लस इंफिनिटी पे ये एंड होगा, इस तरफ जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी पे। सिमिलरली यहाँ से भी ब्रेक होके यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे भी हिट करेगा यहाँ पर। आप देखो -J से पहले यहाँ पर जो हिट कर रहा है, J4 से ऊपर कर रहा है, गलत बात है। J4 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम बना नहीं पा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट, ये मैं यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ नीचे तो सही है। J4 का पॉइंट समझ लो आप, तो रख दो यहाँ पर। J4 जो मैंने यहाँ पर पोल बनाया, इस पोल को थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा क्या, बहुत सा है यार, क्या पड़ा था, बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नहीं क्या, बहुत सा। ये इधर 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 ऊपर तक मान ही देता, इसके ऊपर बोलता नहीं, इसके ऊपर बस है, इसकी भी बस हो गई है। ये ले लो आप, ये है आपका, थोड़ा इधर तक ही जाऊंगा। चलो, ये लिख लिया आपने, ये आपने लिख लिया 4, J4। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर आया आपका J4, J4 का टर्म आ गया। ठीक है, ये आपने आया J4 का टर्म। चलो यार, बंद हो जाओ। तो अब J4 का टर्म आ गया, ये आ गया, इन्फिनिटी आ गई। अब आपको एक और चीज लिखनी है कि अब जो मेन चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अब आपको J4 का टर्म आ गया, यहाँ पर J4 का टर्म आ गया है। अब मेन चीज यहाँ पर है कि व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ यहाँ, ठीक है जी, तो ये J4 का टर्म आ गया। आप ये नीचे अगर करते हैं तो नीचे हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। हम्म, ठीक है जी, वो लिख लो ऊपर आप J4 का टर्म। ये फिर से मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, ताकि अब आएगा मुझे। ठीक, अच्छा ये सेलेक्ट वाला सेलेक्ट हो गया, चल। तो ये हो गया आपका J4 का टर्म, यहाँ पर आ गया, वेरी गुड।
अब व्हाइट बोर्ड का टर्म आएगा, व्हाइट बोर्ड से कुछ भी नहीं हो रहा है, आ रहा है अब। ठीक है, तो ये देख लो ऊपर हो गया है। अब उसके बाद लास्ट का जो टर्म है आपका वो है आपका ब्रेक अवे पॉइंट का। तो ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पर हो रहा है आपका? ब्रेक अवे पॉइंट वही J4 के टर्म पे हो रहा है। ऊपर का ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पर 5D है, वो 90 डिग्री पे हो रहा है। नीचे का जो 5D सॉरी वो -90 डिग्री पे हो रहा है। और जो नीचे का 5D -90 डिग्री नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ। और ये बनेगा +90 डिग्री पे, ये बन गया 5D इजिकल टू +90 डिग्री। और इंट्रैक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस जो हमने रूट टेबल से निकाला था, उसकी वैल्यू निकली थी -J3.16। और ऊपर ऊपर निकल रही है इंट्रैक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस। जो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हुई इमेजिनरी एक्सिस की, वो हुई थी आपकी +J3.16। ये ब्रेक अवे पॉइंट से रिलेटेड है। तो अगर इस रूट एरे से हमको रूट लोकस से हमें कुछ बोलना पड़े तो हम क्या बोल सकते हैं? ये है एंटायर रूट लोकस। इससे हमको पता चलता है कि जो सिस्टम जो है वो स्टेबल है। कहाँ पर सिस्टम स्टेबल है? बिटवीन 0 to -4। और सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3.16 रेडियंस है। और ठीक है, जो सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है ये -3 क्या बोलते हैं उसको, ये है -3.16 रेडियंस। और आपका जो ब्रेक अवे पॉइंट तो हो गया है यहाँ पर। तो इसकी स्टेबिलिटी पे तो कमेंट करने को बोला नहीं है, बट इससे आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि रूट लोकस हम निकालते क्यों है। रूट लोकस का मेन पर्पज ये है कि सबसे पहले हमें पता चले कि रूट लोकस की जो के मार्जिन जो वैल्यू होती है और ये कौन से हाफ में स्टेबल है, क्या स्टेबल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लिख सकते हो कि भाई रूट लोकस बाई जीरो तो इससे में स्टेबल रीजन में है। और उसके बाद मार्जिनली स्टेबल है ये at 3 point, it is marginally stable at 3.16. So this is very important. So hope you have understood the discussion. I will end the lecture here. Thank you very much. I'll stop this lecture now. I'll end the lecture.